हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज की जो हमारे क्लासेस है ये आप लोगों का मॉडल पेपर से रिलेटेड है। आप लोगों का जो ज्योग्राफी सेक्शन का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। जितना भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं सारा का सारा क्वेश्चन आज आपके माइंड में मैं डायरेक्ट सेटअप करने की कोशिश करूंगा। क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको पता चले कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन हम लोगों को मिला है जगबोर्ड के माध्यम से, इसका उत्तर सटीक क्या होगी। और साथ ही साथ आप लोगों का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, इसमें मैं आप लोगों को 3 लेक्चर में कन्वर्ट करने वाला हूं। कितना लेक्चर में? 3 लेक्चर में, जिसमें से एक होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, एक होगा शॉर्ट क्वेश्चन का और एक होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी मैं बताने वाला हूं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हो गए आपके पेपर में, 8 क्वेश्चन आपकी तरफ से दिए गए जगबोर्ड के माध्यम से और 2 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बताने वाला जो इंपॉर्टेंट बनेगी, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं सर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बाद लॉन्ग क्वेश्चन होना चाहिए या शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरे मेहनत के लिए आप लोग जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसके लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है। साथ ही साथ ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन को देखते हुए ये मॉडल पेपर को आप लोगों का जगबोर्ड के माध्यम से तैयार किए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। मैं पहले बता दूं आप लोगों का 3 लेक्चर में कन्वर्ट होगी। कितना लेक्चर में? 3 लेक्चर में ये मैं आप लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे लगभग 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन का उत्तर अच्छी तरह से करना होगा। ये आप लोगों का मॉडल पेपर में दिए होंगे, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों का, अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जो मॉडल सेट नंबर 1 जो लेक्चर नंबर 1 यानी आप लोगों का जो टर्म 1 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देखे तो मैंने सारा का सारा पीडीएफ जो है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर दिया हूं, जाके आप लोग अच्छी तरह से पेड कोर्स वाले देख सकते हैं। और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाएं मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड प्रतिदिन किए जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग। तो चलिए आज के हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने होगी, देखिए अब देख करना, अब अंदाजा मत लगाइए कि हम अपने कॉपी पे छाप लेंगे, हम रट्टा लगा लेंगे, नहीं। कितना क्वेश्चन को रट्टा लगाएंगे? संभव नहीं है। अभी तो एक मॉडल पेपर आया, अभी 5 मॉडल पेपर आएगी, कितना क्वेश्चन को रट्टा लगाएंगे? पूरे सिलेबस को रट्टा लगाएंगे क्या? नहीं मेरे लाल, रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सही ढंग से समझना बहुत जरूरी है। जब समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे, तो आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है और मैं आज आपके सामने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। संभववाद क्या है? याद रखिएगा, प्राकृतिक नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। मैं फिर से बता दूं, प्रकृति को समझना कि किस तरह से हम लोगों को पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जल हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे हमें शोषण करने के लिए हमें छांव देते हैं, जिस तरह से हम लोग शोषण करते हैं, पेड़ पौधे के जो छोड़ते हैं, याद रखिएगा ऑक्सीजन वो हम लोग इनहेल करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रकृति के अनुसार हम लोग देखकर हम लोग को अंदाजा लगाना चाहिए क्या, कि प्रौद्योगिकी का विकास। सर प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री होती है क्या? फैक्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जैसे होते हैं टाटा स्टील कंपनी, जैसे मैं आपको बात करूं अभी जमशेदपुर में होंगे आप लोगों का, है ना, बोकारो स्टील प्लांट, ये बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। तो प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। मतलब प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढालना है। मतलब प्रकृति, जैसे एक पेड़ अगर छांव दे रहे हैं तो पेड़ के छांव को हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, प्रकृति के अकॉर्डिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर पेड़ छांव दे रहे तो हम उसको काट के उड़ा देंगे, ऐसा नहीं है। प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लेना है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रौद्योगिकी का विकास करना और हम लोग कर लेंगे और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? साधारण भाषा में संभववाद। इतना लिखेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। कितना मार्क्स? 1 मार्क्स मिलेगा, 2 भी मार्क्स नहीं, 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। खास करके जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, हमारे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं, खास करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं 6 लेक्चर प्रोवाइड किया हूं वो तो करना ही है, साथ ही साथ मॉडल पेपर को भी लेकर आप लोग को चलना है। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। डिफाइन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? आप पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो वृद्धि होती है, इसकी परिभाषा देना हम लोगों को।
अब सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, लेकिन में 2000 अभी 23 चल रहा होगा, 24 आने वाला है। अब 24 जैसे होगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भारत का आबादी अब 121 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ भी जो है पार कर चुकी है। तो इस तरह से देखा जाए ना, जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। यही आपका परिभाषा पूछी गई है, समझना है कैसे लिखना है। दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। दो समय अंतराल, अब सर समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे जो दो समय अंतराल दिया है यही हमको समझ में नहीं आ रहा। हम लोग तो रट्टा लगा लेंगे और हम लोगों को एग्जाम में तो 1 मार्क्स मिल जाएगी, लेकिन अगर हमसे कोई क्वेश्चन करे कि दो समय अंतराल वो कौन कौन सा है, क्या 2010 2012 है, 2013 2014 है? नहीं मेरे लाल, समझिएगा दो समय अंतराल का मतलब क्या होता है, 2011 से लेकर 2021 तक। आप सोचेंगे सर 21 में तो जनगणना हुई नहीं है, कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ है। जैसे मैं मान के चलो दो समय अंतराल क्या होगी, तो जैसे देखिए 2001 से लेकर 2011, इसको हम लोग बोलते हैं दो समय का अंतराल के बीच की जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि करते हैं। आशा करते हैं कि अगर आज के बाद कोई आपसे पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर को परिभाषित करें तो आप इजीली से आप लोग लिख लेंगे इस क्वेश्चन। क्या लिखने में दिक्कत होगी? और समझ में अगर आ रहा होगा ना तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। सर आप जो भी चीज हम लोगों को बताते हैं डायरेक्ट हमारे खोपड़ी में सेटअप हो जाती है, एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास को मैं ना कल ही ला सकता था, लेकिन मैं अपने लैंग्वेज में आंसर बनाने के लिए आज एक दिन लेट हो चुका है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके से समझना बहुत जरूरी है। एक कदम लेट सही पर अपने दम पे, बस एक बात याद रखना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं सर गहन कृषि किसे कहते हैं। देखिए इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है, आपको मिलेगा कितना मार्क्स? 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन क्या आपको इतना बड़ा लिखना होगा? नहीं मेरे लाल, इतना बड़ा नहीं लिखना है आप लोगों को। कितना बड़ा लिखना है समझिएगा, थोड़ा सा मैं समझा दूं, याद रखिएगा। जहां पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है उस जगह पर कोई भी कृषि उपयोग की जाती है, कोई भी खेती की जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गहन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। जिस जगह पर जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा हो, जहां पे चाहे वो गांव हो, कस्बा हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जिला हो, राज्य हो या देश हो, किसी भी जगह पे जनसंख्या घनत्व तो जहां पे सबसे ज्यादा होगी, जैसे मैं मान के चलो एग्जांपल मैं दे रहा हूं दिल्ली, मुंबई, वहां पे कोई भी फसल का उत्पादन होती है ना, उसको हम लोग गहन कृषि के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग डिफाइन करते हैं सर आंसर पे, समझिएगा। इतना बड़ा नहीं लिखना है, कितना लिखना है मैं समझा रहा हूं, समझिए। वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है, वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जहां पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, यानी डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होता है, हायर होती है। इस प्रकार की खेती में कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब आप ही बताइए कि अभी हम लोग गांव पे मान लेते हैं, हमारे गांव इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, और इस गांव में हम लोग मात्र जानते हैं, मान लेते एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लेते कि हम लोग 10 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन मैं अगर मान करूं चलो कि ये कोई जगह है, ये क्या है? या कोई जगह है और यहाँ पे 50 व्यक्ति रहता है। कितना व्यक्ति? 50 व्यक्ति रखता है। अब बताइए घनत्व कहां सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे या यहाँ पे? तो बताएंगे सर यहाँ पे ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा जगह पे ज्यादा व्यक्ति है। तो यहाँ पे वही आप लोगों से डिफाइन कर रहा है कि इस प्रकार की खेती में कम जगह में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है, यानी कम जगह पे अधिक उत्पादन करने की प्रयास किए जाते हैं। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज, रसायन, खाद्य, कीटनाशक आदि का प्रयोग किया जाता है, गहन खेती कहलाता है। ठीक है, आप समझिए, आप आंसर कितना लिखना है इस बात को समझना जरूरी है। वह खेती जो जगह पर की जाती है, वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इस प्रकार के किए गए कृषि को गहन कृषि कहते हैं। लिख लिए? लिखिए मेरे सामने, वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, वह खेती जो उन जगहों पर की जाती है जहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, इस प्रकार के किए गए खेती को गहन कृषि कहते हैं। लिख लेंगे सिंपल सा भाषा में, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। और सेट 2 के लिए जस्ट आप लोग वेट कीजिए, मैं तुरंत सेट 2 लेकर आऊंगा। बस आप लोग कमेंट सेक्शन का वेट करता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन कैसे कितना ऐसे स्टूडेंट जो सेट 2 के लिए आप लोग इंटरेस्ट रखते होंगे। चलिए सेट 2 में मैं आपको पूरा धाकड़ क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, जो आप लोगों का 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। अब मैं लेके चलता हूं आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? विनिर्माण उद्योग से क्या समझते हैं? क्या इतना बड़ा सर आंसर लिखेंगे 1 मार्क्स के लिए? नहीं मेरे शेरनियों, इतना बड़ा नहीं लिखना है, समझना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग क्या हो समझिए। विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है।
क्या? विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। याद रखिए, हस्तलिपि कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने का निर्माण करना, अंतरिक्ष यान बनाना इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा है? मेरे बात को समझिए, फिर से एक बार मैं डिफाइन कर रहा हूं, समझिए। विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु का उत्पादन से है। विनिर्माण का तात्पर्य किसी भी वस्तु के उत्पादन से है, चाहे वह हस्तलिपि मतलब हाथ से बनाया हुआ हो, कार्य हस्तलिपि कार्य से लेकर लोहे मतलब लोहा का कोई आर्टिकल हो, सामान हो, या इस्पात कोई इस्पात का हो, प्लास्टिक का हो, प्लास्टिक का खिलौना का निर्माण हो, अंतरिक्ष यान का कोई सामान हो। तो इस प्रकार के जो भी चीज हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या? विनिर्माण के अंतर्गत सारा चीज आते हैं। विनिर्माण का शब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। विनिर्माण का शब्दिक अर्थ होता है क्या? हाथ से बनाना। याद रखना है, विनिर्माण का शब्दिक अर्थ क्या होता है? मैन इसका अर्थ होता है क्या? याद रखना है क्या? हाथ से बनाना। आपको इतना बेहतरीन तरीके से लिखना है, जैसे इंजीनियरिंग का उत्पादन निर्माण है। ठीक है, आप लोग को इतना डिफाइन बेहतरीन से करना है और 1 मार्क्स अपने फाइनल एग्जाम के लिए काउंट कर लेना है। अब आते सर पल्ली बस्ती किससे कहते हैं? इतना बड़ा आंसर लिखना है? नहीं मेरे शेरनियो, इतना बड़ा आप लोगों का आंसर नहीं लिखना है। पल्ली बस्ती किसे कहते हैं समझिएगा। इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। किसके लिए होता है? थोड़ा सा समझिए। इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। सामाजिक अलगाव से होता है। इन बस्तियों में एक से अधिक जातीय के लोग रहते हैं। इसमें इस बस्ती में जिस पर बस्ती में एक से अधिक प्रकार के जातीय के लोग रहते हैं, एक बस्ती में मान लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, संथाली, उराव रहते हैं, तो इस बस्ती को हम लोग बोलते हैं पल्लवी बस्ती। याद रखें क्या बोलते हैं हम लोग? पल्ली बस्ती। फिर से एक बार डिफाइन कर रहा हूं, समझिए। इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। इन बस्तियों में एक से अधिक जातियों के लोग रहते हैं। भारत में इस प्रकार की बस्ती मुख्य रूप से मध्य गंगा मैदान, कहां पे? मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ एवं हिमालय की निचली घाटियों में पाए जाते हैं। इस बस्ती को स्थानीय स्तर पर पूर्वा, पन्ना, पड़ा, पाली, नगला व ढौली आदि नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इस बस्ती को, कौन सा बस्ती को? पल्ली बस्ती को अलग अलग हम लोग नाम से इनको जानते हैं। सर हम लोगों को 1 ही मार्क्स मिलेगा और हम लोग इतना बड़ा लिखेंगे तो हम लोग को 4 मार्क्स मिलना चाहिए। इतना बड़ा आप लोगों को नहीं लिखना है। कितना लिखना है समझिए। इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक, इन बस्तियों का निर्माण जाति व्यवस्था के कारण उत्पन्न सामाजिक अलगाव से होता है। इन बस्तियों में एक से अधिक जाति के लोग रहते हैं। बस इस प्रकार के बस्ती को हम लोग पल्ली बस्ती कहते हैं। अब सोचेंगे सर बता रहे हैं इतना और आंसर लेकर आए हैं इतना बड़ा बड़ा। देखिए मैं समझाने के लिए लेकर आया हूं। काश अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आ जाएगा ना, तो आपको पूरा इतना दूर लिखना होगा और पहले से आप रट्टा लगा के रखे होंगे इतना ही, क्या आप इतना लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसलिए सोच आसमान की रखो, सोच आसमान की रखो। अरे भले हम लोग उड़ नहीं पाएंगे लेकिन पेड़ में ताकि लटकेंगे। समझ में आया ना? तो इस तरह हमेशा सोच ऊपर के रखना है। ऋतु प्रवास क्या है? अब ऋतु प्रवास का मतलब याद रखिएगा, समझिए क्या है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 1 मार्क्स का भी आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है, इसलिए मैं लॉन्ग लेकर आया हूं क्वेश्चन। समझिए ऋतु प्रवास क्या है। नए चरगाहों की खोज में चलवासी पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबे दूरी तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर एवं शीत ऋतु में पर्वतीय भाग से मैदान चरगाह की ओर प्रवास करते हैं। इसको समझने के लिए ना सिंपल से मेरे पास एक वे है। क्या पता है? आपके गांव पे देखिएगा, कभी ना कभी आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, तो आपका दादा दादी से पूछिएगा तो कहेंगे क्या पूछना है समझिए कि एक दिन पूरे साल भर में 1 से 2 दिन ऐसा दिन आता है जब पूरे भेड़ लेकर 4 से 5 चारागाह पूरे भेड़ लेकर कम से कम भेड़ों की संख्या से 1 से 2000 भेड़ एक बार में। वो कौन सा भेड़ है? जिससे हमारे स्वेटर बना जाता है, जिससे हमारी जैकेट बनती है, जिससे हमारे ठंडी के लिए मौसम में जो वस्त्र का हम लोग प्रयोग करते हैं वो बनाया जाता है, चादर बनाया जाता है। वो इस तरह के भेड़ से का देखिएगा, आप लोग देखे होंगे तो एक बार बताइएगा जरूर, ठीक है। देखिएगा गांव के इलाकों पे आ जाते हैं, मान के चलिए एक दिन ठहरते हैं, फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार के
किए गए चरगाह को ही ना हम लोग ऋतु प्रवास कहते हैं। समझिए फिर से, नए चरगाह की खोज में चलवासी, नए चरगाह की खोज के मतलब वो हमेशा ढूंढते रहते हैं नया नया जगह, क्योंकि एक जगह पे इतना भेड़ को चराना संभव नहीं है। पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरियां तय करती है। बहुत दूर से आते हैं वो लोग, जो है ना, सामने का नहीं है। आप लोग सोचेंगे कि झारखंड का ही है, नहीं है, बहुत दूरों का है वो लोग। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर एवं शीत ऋतु में परिवर्तनीय भाग से मैदानी चरगाहों की ओर प्रवास करते हैं। आपको इतना आंसर लिखना है। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं। इस गतिविधि को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों को ऋतु प्रवास कहते हैं। जैसे मध्य एशिया के खिरजी टुंड्रा प्रदेश के लेप्स, ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स को पूछा जाएगा, तभी आपको लिखना है। तो यहाँ तक आपको लिखना है कि नए चरगाह की खोज में चलवासी जो चराते हैं, बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, उसको हम लोग चलवासी बोलते हैं। चलवासी हमेशा नया जगह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ जगह मिलेगी ताकि मैं अपने भेड़ को, बकरी को अच्छी तरह से चरा पाऊंगा। पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्र में लंबी दूरियां तय करती है। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरगाह की ओर एवं शीत ऋतु में परिवर्तित भाग से मैदानी चरगाह की ओर प्रवास करते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को हम लोग ऋतु परिवर्तन कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली आज हम लोग देखिए यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? ओनली फॉर 1 मार्क्स का। और कितना क्वेश्चन होगी? 7 क्वेश्चन होगा। और 7 क्वेश्चन का उत्तर आपको सिंपल सा भाषा में आपको लिखना है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो एक बार जरूर बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? देखिए, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? एक सिंपल सा भाषा में समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यापार, क्योंकि देखिए व्यापार जो होती है ना, व्यापार याद रखिएगा। आप लोगों को दिक्कत हो रहा है क्या? बताइएगा, ठीक है। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? समझिएगा एकदम सिंपल सा भाषा में, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। अब 2 देशों के बीच, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछेगी, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा। याद रखिए, अगर इकोनॉमिक्स है तो कंठस्थ क्वेश्चन आएगा। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से, चाहे वो भारत और अमेरिका हो, भारत अमेरिका रूस के साथ हो, भारत अमेरिका रूस फ्रांस के साथ हो, मतलब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में, एक निश्चित फिक्स टाइम में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सा भाषा में याद रखना है। अर्थात किसी देश का व्यापार संतुलन वह संबंध है जो एक निश्चित समय अवधि में उसके आयात तथा निर्यात के मूल्य के बीच पाया जाता है। व्यापार संतुलन 2 प्रकार के होते हैं। खैर, इधर आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको इस बात को ध्यान देना है, सिंपल सा, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य निश्चित समय में होने वाले आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष कहते हैं। बस आपको इतना भी डिफाइन करना है। कितना बड़ा? यहां से लेकर यहां तक आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, ठीक है। लिख लेंगे ना, कोई तो दिक्कत नहीं होना। अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब आते हैं सर, हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं सर शॉर्ट क्वेश्चन, और एक आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग एक बार जरूर बताइएगा कि किस पे हम लोग चले, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो जब भी आप लोग कमेंट करेंगे मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। लेकिन जो भी बताऊंगा मैं, याद रखिएगा अपना लैंग्वेज होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से। भले आप लोग आंसर मिल गया होगा, आप लोग एकदम तोता की तरह रट्टा लगा रहे होंगे, लेकिन समझ कर जो लिखेंगे ना, उसके लिखने का मजा कुछ और ही होगा। चलिए देखते हैं आप लोग कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप लोग वेट करते होंगे हमारी क्लास की। मिलते हैं नया वीडियो में।